अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छी सुबह का आगाज़ दुआओं के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि आज का दिन अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा रखे और अच्छा दिन गुजरे, खुशियों के साथ गुजरे और नेकियों के साथ गुजरे और हमारी नेकियों में अल्लाह इजाफा फरमाए, आमीन। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ट्रू कलर्स की। ट्रू कलर्स आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि ट्रू कलर्स कौन से होते हैं, ट्रू कलर्स पहनने चाहिए सर्दियों में। ये ट्रू कलर्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये विंटर कलर्स कहलाते हैं। और ये जो विंटर कलर्स होते हैं, इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं और कौन कौन से कलर सर्दियों में पहनने चाहिए और कहाँ पहनने चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप सर्दियों में इवनिंग में कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत डार्क कलर पहन के जाएं। अगर आपने मॉर्निंग में कोई ड्रेस वेयर किया हुआ है तो इट्स गुड कि आप डार्क कलर पहन लें, या आप उसके साथ जो है थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक लगा लें, या फिर आप डार्क थोड़ा सा इन्हेंसिव मेकअप कर लें। बट अगर आप रात में किसी शादी में या इवेंट पे जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू वियर डार्क कलर्स, जिसमें रेड है, रॉयल ब्लू है, येलो है और ऑरेंज है एंड शॉकिंग पिंक है। ये कलर्स वो हैं जो कि ट्रू विंटर कलर्स कहलाते हैं और ये दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा इन होते हैं। इसके अलावा अगर आप इवनिंग में जा रहे हैं, यानी कि अगर आप इवनिंग में किसी पार्टी में जा रहे हैं, टी पार्टी पे जा रहे हैं, किसी के घर मिलने जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपने ऐसी ड्रेसिंग करनी है जिससे बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग जो है वो स्पार्कलिंग ना लगे, इन्हेंसिव ना लगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपकी ड्रेसिंग को मैच होना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें आप कलर ले सकते हैं ग्रे, ब्लैक, ग्रीन और वाइट। ये कलर जो है वो आप इवनिंग में पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में आपने कहीं ब्रेकफास्ट पे जाना है, आपकी कोई मीटिंग है या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रू कलर्स की बड़ी ज़रूरत है, तो मॉर्निंग पीपल आर ब्लेस्ड पीपल जो कि मॉर्निंग में काम कर रहे होते हैं, ये सारे कलर वेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो दिन की शुरुआत होती है, जो विंटर होता है, उसकी जो कहना चाहिए ना कि एक दिन की शुरुआत होती है या कलर्स की शुरुआत होती है, वो होती है आपकी सुबह से। तो सुबह में आप जिस तरह का कलर चाहें पहन सकते हैं क्योंकि ये आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आपने इवनिंग में सर्टेन कलर्स चूज़ करने हैं, इससे आपका जो है ना वो बाकियों के साथ में डिफरेंस भी फील होगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी कलर वेयर करें वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करे, वो आपको कैरी करना आता हो, वो ड्रेस कैरी करना आता हो। जब जाके कोई ड्रेस जो है वो आपके ऊपर अच्छा लगता है। लोगों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी अच्छे नहीं लगते। उसकी रीज़न ये होती है कि शायद वो उसको दिल से वेयर नहीं करते या उस ड्रेस में वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो आपने अपने ड्रेस को अपने ऊपर अच्छा लगने का या लगवाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो भी आपने पहना हुआ है उसको दिल से पसंद करें, फिर आप उसको कैरी करना सीखें। जब आप उसको पसंद करेंगे तो उसको कैरी करेंगे और फिर आप खुद ब खुद स्टाइलिश नज़र आएंगे। क्योंकि हमेशा अपना जो स्टाइल है वो अपने कंफर्ट में ढूंढें। ऐसा ना करें कि आप कोई बहुत मुश्किल तरीन ड्रेस पहन लें जो आपसे कैरी ना हो रहा हो आपको भी मुश्किल हो रही हो, लेकिन आप कहेंगे मैंने थोड़ी सी देर के लिए वेयर कर लिया। समटाइम्स इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, हमारे सबके साथ में ये होता है। लेकिन हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अपनी स्टाइलिंग करते हैं उसमें हमारा कंफर्ट जोन भी शामिल हो। चले जी, ट्रू कलर्स की बात हो गई, मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम के क्या तेवर हैं, मौसम के क्या रंग हैं? तो भाई मौसम जो है, शहर का मौसम इस वक्त सर्द है, खुश्क है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क रहने के साथ रात और सवेरे खुनकी महसूस की जाएगी। अच्छा जी, पारा जो है वो 28 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और वेदर फोरकास्ट आपके साथ में शेयर करते हैं कि वेदर फोरकास्ट जो है वो क्या है। थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर वेदर फोरकास्ट जो है वो पॉपअप हो जाएगी और फिर 11 बजे, 12 बजे और फिर 1 बजे और 2 बजे का जो मौसम है वो हम आपको बता सकेंगे, ताकि उस हिसाब से आप जो है वो अपडेटेड होकर जा सकें और जहां आपको जाना है आप उस तरह से मौसम का हाल जानते हुए जाएं। 11 बजे रहेगा 23 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 25 सेंटीग्रेड और 1 बजे रहेगा 26 सेंटीग्रेड। इसके अलावा 2 बजे रहेगा 28 सेंटीग्रेड। जल्दी से बढ़ते आगे और वेजिटेबल प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि वेजिटेबल प्राइस जो है वो क्या है। और हमारे पास जो कमिश्नर कराची की जो वेजिटेबल प्राइस होते हैं ना, वो यूजुअली हम आपको इसलिए बता रहे होते हैं कि आपके लिए आसानी हो, जब आप जाएं मार्केट में तो नेगोशिएशन के लिए आसानी हो। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं और अभी आपको बताते हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है और हेल्थ में क्या कुछ है। वैसे तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शेयर करने वाली हैं, लेकिन अभी हम आपके साथ में शेयर करते हैं कराची समेत सिंध भर में डेंगू की केसेस में जो है वो इजाफा हो गया है। अच्छा जी, और 13 नए मरीज़ जो हैं वो दाखिल किए गए सरकारी अस्पतालों में और जो महकमे सेहत है उसके मुताबिक डेंगू के मजीद 9 मरीज़ जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर में डेंगू के मजमूई ज़ेर इलाज जो मरीज़ हैं जो एडमिट हैं उनकी तादाद 14 हो गई है। अच्छा, इसमें कराची डिवीज़न के जो हैं वो 5 नए केसेस हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों से 13, जबकि निजी अस्पतालों से 5 जो मरीज़ हैं वो सेहतियाब होकर
घर भी चले गए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ट्रेन अपडेट्स क्या हैं। तो भाई कैंट स्टेशन पर ट्रेनों की आमदरफ जो है वो बुरी तरह मुतासर हो गई है। हुआ कुछ इस तरीके से है कि कैंट स्टेशन पर मुख्तलिफ ट्रेनें 3 से 4 घंटे ताख़ीर का शिकार रहीं, जिससे जो है वो सारा जो निज़ाम है, इनका जो औकात कार है, जो टाइमिंग्स हैं, वो सब दरम भरम हो गया। अच्छा जी, ट्रेनों की ताख़ीर के बायस मुसाफिर शदीद परेशानियों और तवील इंतज़ार का सामना कर रहे हैं। तेज़गाम ट्रेन मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 3.5 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। 7:30 बजे रवाना होने वाली फरीद एक्सप्रेस तहाल रवाना ना हो सकी। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अच्छा जी, ये तो सूरत हाल है ट्रेनों का शेड्यूल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। गोल्ड के प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं, और गोल्ड के प्राइस क्या है जी? सोने की कीमत में हो गई है कमी। अच्छा जी, सोने की प्राइस में हो गई है कमी, सोने की कीमत में हो गई कमी। आलमी बाजार में सोना $40 सस्ता होकर $4,285 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 4,000 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 4,50,862 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 3,429 रुपये सस्ता होकर 3,86,541 रुपये का हो गया, और 1 तोला चांदी 6,532 रुपये पर ही बरकरार है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी टॉप स्टोरीज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। और टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले आपके साथ में शेयर करते हैं कि कराची में गफलत की इंतहा, खुले नाले ने एक और जान ले ली। मामला क्या है ये डिस्कस करेंगे न्यूज़ सेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, हुकूमत सिंध का क्रिसमस पर इजाफी तातील का ऐलान। हुकूमत सिंध ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के लिए 26 दिसंबर को भी आम तातील का ऐलान कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर है हमारे पास, गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल से सप्लाई चेन मफलूज, सनतें बंद होने के करीब हैं। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जारी हड़ताल से कारोबारी सरगर्मियां ठप और मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, जो अगली खबर है वो है, हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। नेक्स्ट खबर जो है हमारे पास है कि सिंध काबीना का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और थरकोल मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी। एंड नेक्स्ट वी हैव पाक भारत फिजाई जंग, गिराए गए भारतीय राफेल तैयारों के जो नंबर्स हैं वो सामने आ गए। इस हवाले से शो में बात करेंगे। ये हैं जी वो तमाम तर टॉप स्टोरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और जाने से पहले हम करेंसी रेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में करेंसी रेट्स जो है वो शेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पर वक्त हुआ है टी टाइम का, मेरे टी टाइम का, आपके टी टाइम का, और फिर उसके बाद वापस आएंगे। फिर हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और इन तमाम तो टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना, बस थोड़ी सी देर में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। वैसे तो हमारे मुल्क में ऐसे कई मसाइल हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है और हम करते ही रहते हैं, लेकिन आज एक और मसले की जानिब जो है वो आपकी तवज्जो दिलाएंगे, और ये मसला है ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से रिलेटेड, जहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के कई ऐसे मुतालबात होते हैं जिसके ऊपर नेगोशिएशन की जाती है, टेबल टॉक की जाती है, उनके मुज़ाकरात के उनके हवाले से सुने भी जाते हैं। और अब सुनने में ये आया है कि उनके कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो तस्लीम कर लिए गए हैं। आगे जो डेडलॉक की सूरत है वो ख़त्म होने जा रही है। वहीं पर ऑयल टैंकर एसोसिएशंस के भी बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और इनकी तमाम तर प्रॉब्लम्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मलिक शुएब अशरफ साहब ने, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन से। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल अभी जो करंट सिचुएशन है, जो आप लोगों के करंट रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो है क्या, और ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है तज़ब्बुब है, बहुत ज़्यादा जो है आपकी एसोसिएशन से आपके लोग जो है बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने का जी। हमारे इशू जो मेन है, 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। अहमदपुर शर्किया में। अच्छा। जिसमें एक ऑयल टैंकर रोल ओवर हो गया था, प्रोडक्ट उसका लीक हुआ। उधर मकामी गांव के लोग जमा हो गए, उन्होंने वो चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की। अनफॉर्चुनेटली उसमें स्पार्क हुआ, आग लगी। सही। 250 प्लस लोगों की उसमें डेथ हुई। अच्छा। उसके बाद ओगरा ने अपने रूल्स जो बनाए हुए तो उन्होंने पहले से ही थे जी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने सख्ती से अमल दरामद करवाना शुरू किया। हाँ। उसमें हमारी गाड़ियों के उन्होंने स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ करवा दिए। वो हम लोगों ने 2018 में तकरीबन गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी, और एक गाड़ी की उस वक्त कॉस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए की थी, जो इस वक्त 3 से 3.5 करोड़ रुपए की अभी कॉस्ट उसकी बन रही है। उस वक्त साथ में ही एक आवाज़ उठी थी कि जी
पाइपलाइन के अंदर भी हम मूवमेंट करेंगे, वाइट ऑयल पाइपलाइन में भी पेट्रोल की। हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट को कहा था कि अगर आपने वाइट ऑयल पाइपलाइन के ज़रिए मूवमेंट करनी है तो हमारा कोटा मुख्तस कर दें, हमें बता दें कि हमें कितनी गाड़ियाँ बनानी है, हम उतनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक। लेकिन कोई उस कमेटीज़ का, उन मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकला। OMCs और ओगरा के प्रेशर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे, गाड़ियाँ हम बनाते रहे जी। इस वक्त तकरीबन हमारी 6000 प्लस ओगरा स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर्स बने हुए हैं, जिनकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। ठीक। और इस वक्त पोजीशन ये है कि हम 2018 में अगर पर मंथ 3 ट्रिप अप कंट्री के पंजाब के लगाते थे। हाँ। अभी सूरत हाल ये है कि हम 2.5 से 3 महीने में एक ट्रिप लगा रहे हैं। अच्छा। और उसमें भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ 2023 में एक एग्रीमेंट किया था पाइपलाइन के हवाले से जी। कि पाइपलाइन में हम 45% कोटा डालेंगे और 55% रोड को देंगे। सही। लेकिन उसके बाद वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इसको खुद ही बढ़ा दिया है। अभी इस वक्त वो 60% ऑयल जो है पाइपलाइन में डाल रहे हैं, 40% हमें दे रहे हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि दिसंबर एंड तक इसको इन्होंने 70-75% तक पाइपलाइन में ले जाना है। सही। और हमारे पास ये 25-20% बच जाएगा। सही। और उसमें भी ऊपर से जुल्म ये है कि कुछ OMCs जो हैं वो ये काम कर रही हैं कि अपने डीलर्स को फ़ायदा देने के लिए ओगरा के कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हैं। वो अपनी डीलर्स को कराची से लोडिंग की इजाज़त दे देते हैं उनकी गाड़ियों में। अच्छा। और वो हमारे क्यू सिस्टम की भी वायलेशन है, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की भी वायलेशन है। हाँ। और उनकी गाड़ियां डायरेक्ट आती हैं, कराची से लोड करके डायरेक्ट चली जाती हैं उनके पंप्स के लिए। जी। रेलिवेंट डिपो पे जाके उसको डॉक्यूमेंट क्लियर करते हैं और अब पंप के ऊपर खाली कर लेते हैं। कराची में भी क्यू की वायलेशन करते हैं, अगले डिपो पे जहाँ पे अगर पेशावर गए हैं तो उस डिपो की भी सहाला गए हैं तो उस डिपो की भी वायलेशन करते हैं और डायरेक्ट पंप के ऊपर खाली करते हैं। सही। वो चंद एक लोग हैं जो इस सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। सही। और बाकी जो इस फील्ड से हम लोग तकरीबन 500 प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स मुंसलिक हैं, उनका हक जो है ना वो सारा का सारा लिया जा रहा है। हमने मिनिस्ट्री को भी ख़त लिखे हैं, ओगरा को भी ख़त लिखे हैं। ओगरा ने एक आध नोटिफिकेशन भी जारी किया कि इसके ऊपर आप अमल दरामद करें, लेकिन वो ओगरा के, क्योंकि ओगरा कोई पेनलाइज करता नहीं है इनको और मिली भुगत से सारे काम चल रहे हैं उसमें, और कंपनीज दीदा दलेरी से। बल्कि ओगरा ने जो अभी लेटर एक रिसेंटली नवंबर में इशू किया था उसके बाद से OMCs ने और ज़्यादा शुरू कर दिया। अच्छा। और अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में भी हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है उसकी, वो क्यू के ऊपर था, उसकी वायलेशन कर रहे हैं जी। तो हम वो चैनल भी इस्तेमाल करेंगे। अभी गुड्स ने रिसेंटली हड़ताल की हुई है। हमने तो क्योंकि एक्सल वेट और इन चीज़ों की हम लोग ऑलरेडी गाड़ियाँ हम अपने स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अभी तक उनके साथ नहीं शामिल हुए हैं। सही। लेकिन अगर हमारी ये चीज़ें नहीं वो मानेंगे और हमें टेबल टॉक के लिए नहीं बुलाते, बैठ के इन चीज़ों को हल नहीं करते, तो लामाला हम भी फिर आखिरी रिजॉर्ट हमारे पास भी यही रह जाएगा कि हम भी अपना काम बंद करके बैठ जाएं। सही। बिल्कुल। अशरफ भाई, जिस तरीके से सर ने अपने रिजर्वेशन बताए हैं और द होल स्टोरी वी आर लिसनिंग इट, तो ये तो वो हालात हैं कि इनके ऊपर तो फौरी जो है वो रद्द-ए-अमल दे, फौरी नेगोशिएशन करनी चाहिए, फौरी बात करनी चाहिए। अगर ये इस तरह के मामला रुके रहेंगे तो ये तो सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी। देखिए, हमारे हर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑयल टैंकर की बात करें, मुल्क भर में डीजल, आपके पेट्रोल, इसकी सप्लाई होती है। कराची में तो आपका पंप बहुत करीब होते हैं, शहर है, इंपोर्ट हुआ अपने यहाँ पहुँचे, लेकिन KPK तक जो पहुँचाना है, हाँ। बाकी आपको पंजाब में पहुँचाना है। सबसे आबादी के लिहाज से जो है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो कराची से ही जा रहा होता है ना। अब आप ये प्रॉपर प्लानिंग है। हाँ। अब जैसे इन्होंने कंसर्न शो कर दिया कि हमारे मुतालबात, हमारे इशूज़ हल नहीं हुए, तो हम भी मजबूर हैं। यानी कि अभी गुड ट्रांसपोर्टर की आज 10वें रोज़ है, स्ट्राइक जारी है, सब बातें हो गई हैं। अब ये दूसरी चीज़ खड़ी हुई है। और इसके साथ मैं बताऊँ, सबसे बड़ा कंसर्न मुझे ये लास्ट वीक इन्होंने एक बताया, एक और इंसिडेंट हुआ है जो बड़ा अफसोस हुआ था। फिर हमने रिपोर्ट भी किया कि इनका माल लोड करके ऑयल टैंकर का लेके जा रहा था, उस गाड़ी को जो है इनकी ऑयल टैंकर को, पूरा लोडेड गाड़ी को अगवा किया है। उससे बड़ी अफसोस कि वो लेके गए हैं, फिर वो गाड़ी से माल भी चोरी हुआ है। गाड़ी तो मिल गई इनकी, लेकिन वो ड्राइवर को उन लोगों ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया।
अब ये ऐसे सानिया कि अगर इसमें अगर ये इतना बड़ा है कि कौन ड्राइवर जाएगा माल लेके, क्योंकि आप यहाँ से जाएं तो आप इनसे टाइम पूछें कि कराची से जब माल निकलता है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है लोड की वजह से ना, वो 4 दिन में पहुँचता है। 4 दिन में उसको कितना ख़तरा है। पहले आप जाते थे कि आपको कच्चे के डाकू, उनका वो खतरा था, वो ड्राइवर को अगवा किया है, वो भी दिया है तशद्दुद, उसके ऊपर भी इन्होंने स्ट्राइक की थी, उन्होंने एहतजाज किया था। अब उसके बाद अब ये हो गया, अब अगवा करना शुरू कर दिया, माल भी इनका चोरी हुआ। माल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी वो चोरी की 5000 लीटर, और उसके बाद गाड़ी छोड़ दी और ड्राइवर को ले जाके। अब अगर आपने जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी किसने फराहम करनी है, ये तमाम जो आपकी तरसील है, जो ट्रांसपोर्ट मोड है, वो किससे चलता है। देखें सारे सिस्टम है ना, अगर ये पेट्रोल अगर नहीं पहुंचाएंगे सिस्टम कैसे चलेगा, गाड़ियां कैसे चलेंगी, आपका जो मुल्क का पहिया कैसे चलेगा, माल जो अब पूरे मुल्क से आ रहा है वो यहाँ पोर्ट पे कैसे पहुँचेगा। तो ये पूरा सिस्टम, इसको ठीक करना होगा। कुछ हैं इश्यूज उनको, लेकिन बैठ के हाई लेवल पे इसको हल करना होगा। देखें बैक टू बैक, अगर हमने अभी 10 दिन से हम गुड ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक को झेल रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री अब चीख रही है, फेडरेशन ऑफ कराची चैम्बर 7 इंडस्ट्रीज हों। अब उसके बाद अगर ये बंद हो गए तो वो तो 10 दिन से देखें हमें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इंडस्ट्री को पड़ा है। अगर ये बंद हुए, ये बंद हुए तो सप्लाई चेन टूटेगी, क्योंकि हम तो हर वक्त पेट्रोल जाके डला रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला रोज 1 लीटर डलवा रहा है, गाड़ी वाला डलवा रहा है, वो कितने दिन चलाएगा। लेकिन अगर सप्लाई चेन रुकी, फ्यूल की सप्लाई चेन अगर रुकेगी तो आवाम तक वो पेन आएगा, वो क्या इम्पैक्ट सानिया आवाम हुआ तक है। आएगा। और अफसोसनाक वाकया, अभी एक नहीं बैक टू बैक हो रहे हैं, मगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो नहीं मिल रही है। सही से सर, सिक्योरिटी के वाले से क्या कहा जा रहा है? अभी अशरफ भाई ने जिक्र कर दिया उस वाकये का। इसमें अभी सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि इंसिडेंट जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में हुआ है, वो थाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा। गाड़ी हमें लूनी कोट के एरिया से मिली और ड्राइवर को कत्ल करके फेंका भी उसी इलाके में गया। इंसिडेंट के बाद जब गाड़ी उधर से बरामद हुई, थाने में गए हमारे लोग के इसमें आप FIR वगैरह करें और हमें ड्राइवर ढूंढने में मदद करें, तो उन्होंने सिंपली उसका कह दिया जी हमारी ये जुरिस्डिक्शन का वाकया नहीं है, इधर तो सिर्फ गाड़ी खड़ी की गई है, जहाँ से ये गाड़ी आप लोड करके आए हैं, जिस एरिया से आए हैं उधर आप FIR कराएं, ये करें वो करें। फिर लामला हमें कराची आना पड़ा, थाना बोर्ड बेसन में FIR कराई। लेकिन उनकी पुलिस वालों की बेहसी ये है कि उनको उसी एरिया से डेड बॉडी मिली, उनके इल्म में भी था कि इस तरह के इंसिडेंट होया हुआ है, पूछने के बजाय उन्होंने उस डेड बॉडी को लावारिस करार कर दे के दफना दिया। अच्छा। अभी ये वाली चीज़ें जो है ना, ये फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती हैं, और फिर इनके ऊपर जब तक आपका कोई एक्शन नहीं लिया जाए तो फिर ये एजिटेशन की तरफ भी जाती है। बिल्कुल एजिटेशन की तरफ भी जाती है। अच्छा, हमारे पास फुटेजेस भी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि थ्रू आउट फुटेजेस दिखाएं और ताकि हमें बता सके सर कि जो इंसिडेंट है एग्जैक्टली किस तरीके से हुआ है। तो ये हमारी जो स्क्रीन है इसके ऊपर ये फुटेजेस हाईवे के पास खड़ी हुई है। जी। इसमें कुछ लोगों ने ड्राइवर को रोका है, तो उसके साथ ये गाड़ी में बैठ के गए हैं। हाँ सही है, बिल्कुल हमारी स्क्रीन पर ये फुटेज आप देख सकते हैं। पे नजर आ रहे हैं कि ये इसमें बैठे हैं, गाड़ी में गए हैं। हाँ। और अपेरेंटली तो लगते हैं कि उसके जान पहचान वाले ही हैं, लेकिन ये उसके साथ जब गए हैं, इन्होंने रास्ते में इसके ड्राइवर के साथ इसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया है, इसको कुछ खिलाया पिलाया है या इसके साथ कोई इंसिडेंट किया है, वाक़या किया है, इसको उन्होंने मार भी दिया। और गाड़ी में से तकरीबन 5000 लीटर पेट्रोल था, वो इन्होंने चोरी किया। गाड़ी तो वैसे 48,000 लीटर की थी, लेकिन उसमें से 5000 लीटर इसमें से प्रोडक्ट भी कम मिला। सही। तो अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन रिजल्ट इसका अभी भी कुछ नहीं है, कोई वो मतलब कि कहाँ पे माल बिका, कहाँ पे क्या हुआ वो नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कोई नहीं होता। अभी रिसेंटली कल की आपको बताते हैं कि पार्किंग है, एरिया है KPT का, ऑयल इंस्टॉलेशन के नज़दीक का एरिया है, उधर एक आग लगी जिसमें 4 या 5 टैंकर जल गए। अभी अगर कोई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे तो वो पता चले कि वो आग क्या लगी। उस एरिया के अंदर भी पुलिस और इंतज़ामिया की मिली भगत से ऑयल की एजेंसीज बनी हुई हैं। अच्छा। ये गाड़ियाँ तो पार्क थी, अलहदा खड़ी थी, वो ऑयल की एजेंसी में कोई इंसिडेंट हुआ, आग लगी, जिसकी वजह से ये उधर साथ खड़ी हुई गाड़ियाँ जल गईं। अच्छा सही। अभी वो बिल्कुल एक वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके नज़दीक तरीन ये जगह है और उधर ये ऐसे काम हो रहे हैं, तो अभी हम तो इसके ऊपर
कुछ नहीं कह सकते कि ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल, चलें इस पर भी बाकी वो पाइपलाइन के हवाले से जी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मलिक शुएब अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन से, और जिस तरीके से ये अपने रिजर्वेशन बता रहे हैं और जो कुछ हुआ है, जो हकायक के बयान कर रहे हैं, उसके बाद मैं चाहूँगी कि मज़ीद सर आप हमें बताएं कि क्या कुछ हो रहा है, और इसके हवाले से मज़ीद अगर आपने कोई टेबल टॉक की है, कोई नेगोशिएशन की है, अपने रिजर्वेशन, अपनी जो शिकायत हैं वो मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाई हैं, तो अभी क्या करंट डेवलपमेंट क्या हुई है, करंट सिचुएशन क्या है, अभी हम मामलात कहाँ हैं अभी इस वक्त? मतलब के वक्तन फ़वक्तन तमाम इदारों को, मुतल्लिका लोगों को ख़त किताबत भी करते रहे हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा उसका नतीजा नहीं निकला। अभी पाइपलाइन के हवाले से मैं आपको और थोड़ी सी बता दूं कि रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान की जंग एस्केलेट हो रही थी, तो उसमें सबसे बड़ा टारगेट ऑयल टर्मिनल्स का था। सही। अभी अगर हमारे टैंकर्स नहीं होते तो उस दिन ये किमाड़ी का ऑयल टर्मिनल इनका खाली नहीं होता प्रोडक्ट से। हमने एक रात में कुछ 4-4.5 टैंकर लोड करके इसको पूरा खाली किया, ताकि इधर अगर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया की तरफ से कोई अटैक भी होता है हाँ। तो कोई नुकसान ना हो। सही। इन चीज़ों के बावजूद भी हमारे बिज़नेस के ऊपर कोई बंदा सोचता नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं जी ये नॉनसेंस हैं, ये करते हैं, ये माफिया है, माफिया का नाम लगा देते हैं। हालांकि अगर आप पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखेंगे तो सबसे अच्छी मेंटेन्ड गाड़ी आपको ऑयल टैंकर मिलेगी, जिसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी होगी और स्टैंडर्ड भी पूरा होगा। सही। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें लेबल माफिया का लगा दिया जाता है। अच्छा। और बिज़नेस का भी कोई नहीं सोचता। खुदा न खास्ता इन्होंने पाइपलाइन में सिस्टम में अभी ये इतनी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, पाइपलाइन कहीं पे भी सैबोटाज भी हो सकती है, कभी कोई इशू भी आ सकता है। सही। अगर ये हमें बिजनेस नहीं देंगे, लामाला हम लोग कहीं और किसी और तरफ शिफ्ट करेंगे, कहीं और काम के लिए चले जाएंगे, तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो उस वक्त इनको कौन सहारा देगा। एक दिन में तो ये टैंकर नहीं बन सकता, एक दिन में तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हाँ। तो इसलिए हमारी इनसे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इतना बिजनेस दें कि हमारा जो गाड़ियाँ हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है ये हमारी चलती रहें, और इनकी साथ में पाइपलाइन भी चलती रहे। कोई उसमें नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी उसमें डेवलपमेंट होगी तो टाइम के साथ, क्योंकि हमारी गाड़ियों की लाइफ भी होती है, ओगरा के स्टैंडर्ड में लाइफ भी है, उसमें गाड़ियों को कुछ अरसे के लिए इनको होता है कि इतने अरसे मॉडल से बिलो मॉडल की गाड़ियाँ आपने नहीं चलानी है। तो जब उस एज तक पहुंच जाएंगी तो फिर आप हमारे साथ वो उसको और कम कर दें या उस वक्त इसके मेंटेनेबिलिटी कर लें। हाँ। लेकिन अभी जो आपने हमारे से इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, कम से कम उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो हमें मिल जाए। राइट। या अगर इन्होंने बिल्कुल ही एसी का यही करना है कि नहीं ये हमने पाइपलाइन में ही करना है, तो फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका हमें कोई रिटर्न दे दें, हमें कोई उसके जो ऑप्शन दे दें, हमें हम उसको कहाँ पे कैसे उसको हम अपनी सर्वाइवल करें। ये तो पाइपलाइन के हवाले से था। बाकी जो आपकी चीज़ है, अभी देखें इंसिडेंट होते हैं, अल्लाह ना करे। अभी कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि माड़ी में पार्किंग में आग लगी। अभी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इतने मिनिमल रिसोर्सेज के बावजूद भी आग वो कंट्रोल होगी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो कोई उसमें 5 या 6 टैंकर जल गए, वो तकरीबन पूरे ही जल गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि पुल टर्मिनल के नज़दीक ऐसी एक्टिविटी की इजाज़त जहाँ पे कि नो गो एरिया होता है, आम आदमी जा भी नहीं सकता है, उधर इस किस्म के काम हो रहे होते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा इंतज़ामिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास इस हवाले से फुटेजेस भी हैं। मैं चाहूँगी कि शुमाइला प्लीज़ आप ये दिखाएं, ये जो फुटेजेस हैं जिसके बारे में अभी सर बात कर रहे हैं। ये देखें सर, ये ज़रा बताइए। ये कल ये पार्किंग है, इसके साथ में ये देखें वॉल भी लगी हुई है, पार्किंग आपको नज़र आ रही है। जी। और इसके बावजूद इसके अंदर अभी वो बिल्कुल पीछे में आपको बैकग्राउंड में ऑयल टैंक्स भी नज़र आ रहे हैं किमाड़ी के। अगर खुदा न खास्ता ये थोड़ी सी और फैल जाती तो किमाड़ी तो आपको पता है कि कितना ऑयल टर्मिनल भरे हुए हैं, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जल्दी काबू पा लिया गया इस पर। लेकिन ये कि इस किस्म का इंसिडेंट होना यही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमें अपने तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना है ताकि ये इस किस्म की कोई वाक़या ना हो, इस तरह का कोई बड़ा वाक़या ना हो, कोई इस तरह का बड़ा इंसिडेंट ना हो। अशरफ भाई
बट योर कमेंट ऑन दैट, क्योंकि ये सिचुएशन तो जो है ना ये अनबिलीवेबल सिचुएशन है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा ही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता तो आप सोचें कि वो कहाँ तक वो स्प्रेड हो सकती थी और क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए सबा, ये 1 लीटर नहीं, करोड़ों लीटर या गैलन आता है, और टैंक आपने देखे पूरे मुल्क भर में सप्लाई करने के लिए जहाज़ जो आता है इम्पोर्ट का लाके यहाँ पे डंप करता है, फिर यहाँ से मुल्क भर में टैंकर के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए जाता है। अब यहाँ सैकड़ों की तादाद में टैंकर खड़े हुए थे, 4 या 5 टैंकर जल गए पूरे। और ये क्यों हुआ कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, और हमने कई दफ़ा दिया है वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ अंदर जाके कवरेज करने नहीं देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, टैंकर खड़े होते हैं तो उससे पेट्रोल और डीजल निकाल के फिर वो लोग इलीगल एक्टिविटी बेच रहे होते हैं। अपना डिपो बना के यहाँ से ले लो, फिर क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम चल रहा होता है। अब यहाँ पे जब वो वहाँ ख्याल इतना किया जाता है, आपने पीछे देखे वहाँ पे कितने बड़े बड़े आपके टैंक्स हैं जहाँ पे वो स्टॉक करके रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता ये बढ़ती तो हमारे पास माशाल्लाह से सिस्टम, आपको पता है पूरे कराची की भी फायर ब्रिगेड पहुंचा देते हैं ना, वो नहीं बुझती। अल्लाह का शुक्र है कि वो 4 या 5 उसके ऊपर जल के वहाँ पे उसको ख़त्म हो गया। हाँ। लेकिन इतना बड़ा डेंजर था कि हमारी टीम भी निकली तो वहाँ पे वो, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जैसे फुटेज आई थी, हाँ। तो हम भी देख के डर गए थे, खुदा ना खास्ता, क्योंकि टीम को भी सेव करना है, लोगों को भी सेव करना है। तो शुक्र है कोई जानी माली नुकसान, मतलब जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसा दोबारा ना हो तो फौरी तौर पर मुतलका कमिश्नर कराची को, वहाँ के DC को, वज़ीर आला सिंध को फौरी तौर पर वहाँ पे नोटिस लेके, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक एरिया है, हाईली फ्लेमेबल प्रोडक्ट वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी टर्मिनल पे यहाँ पे आप हैरान होंगी, ये नहीं कई दफ़ा आग लग चुकी हैं, और वो ऐसी आग लगी है कि उनकी जो मिस हैंडलिंग थी उसकी वजह से। अब वो जो वहाँ लोग हैं, क्योंकि उनको ट्रेन करके रखना चाहिए, और वहाँ जो लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा सानिया, एक छोटी सी गलती इंडिकेट करती है। आप अलार्म बजता है ना कि आप उठ जाओ, अभी अलार्म बजाए उठ जाएं, और अगर नहीं किया तो आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हाँ, क्योंकि ये जो इस तरह की सिचुएशन है, कम से कम इसी सिचुएशन से सबक सीख लेना चाहिए और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। बात करें, डायलॉग करें, चीज़ों का जो है वो हल निकालें, मसाइल का हल निकालें, सोल्यूशन की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया मलिक शरीफ साहब, हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो खुशामदीद उस सेगमेंट में जो हमारा आपका हम सबका सेगमेंट है, और वो सेगमेंट है जिसमें हम अपने अपने दिल की बातें करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अच्छा जी, अब जब बेहतर बनाने की बात होती है तो लोगों के जहनों में एक ही ख्याल आता है, और वो ख्याल ये होता है कि हम गोरे हो जाएं, हमारी स्किन जो है वो अच्छी हो जाए। और हमारे मुल्क में ना बहुत सारे लोगों को ये बहुत क्रेज़ है कि उनकी रंगत गोरी हो। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे लोग अपनी स्किन को वाइट करना चाहते हैं, अपनी रंगत गोरी करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है बहुत ग्लो करे, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा टोटका है। और वो टोटका जो है वो ये है कि आपने करना ये है कि अपनी स्किन को वाइट करने के लिए, अपनी स्किन पर ग्लो लाने के लिए, अपनी रंगत को बेहतर बनाने के लिए आपने ये करना है कि आपने अमरूद लेना है पका हुआ। अब जब आपने पका हुआ अमरूद लिया, उसके बाद आपने इसका 2 से 3 चम्मच जो है वो गूदा निकाल लेना है। फिर उसमें 1 खाने का चम्मच आपने खुश्क दूध शामिल करना है, और दोनों को अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लेना है। ये मास्क फिर आप चेहरे पर लगाएं, और चंद दिनों के इस्तेमाल से आपकी रंगत जो है वो निखरी हो जाएगी, प्यारी प्यारी सी हो जाएगी और गोरी हो जाएगी आपकी स्किन। तो आपने ये टोटका जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब एक और जो है बड़ी मुफीद बात या रिसर्च या ऐसी चीज़ जो कि आपके काम आ सके, जो लोग डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, तो ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो मैं उनको बताने जा रही हूँ। चॉकलेट ख़ास तौर पर डार्क चॉकलेट सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, बशर्त ये कि मुतदिल मिकदार में इस्तेमाल की जाए। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं और उसको तरीके से खाते हैं, यानी कि लिमिट में खाते हैं, बैलेंस करके खाते हैं, तो फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कैसे? इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं? ये आपकी दिमागी सलाहियत को बेहतर करता है, याददाश्त और सीखने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, आपको आपके मूड को बेहतर बनाता है, दिल की हिफाजत करता है। अच्छा जी, जो दिल की बीमारी के ख़तरा है उसको कम कर देता है। फिर वज़न कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करके भूख पर काबू पाने में मददगार है, जबकि जल्द के लिए फ़ायदेमंद है, नमी बरकरार रखता है और सूरज की शुआओं से जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता
करती है। इसके अलावा स्ट्रेस भी कम करती है और कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करके जहनी दबाव भी कम करती है और चिड़चिड़ापन जो है वो भी आपका कम हो जाता है। डोपामिन बढ़ाकर आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो भी कायम रखती है। तो ये जो डार्क चॉकलेट है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप इसको एतदाल में खाते हैं, अगर आप इसको बैलेंस डाइट के तौर पर या बैलेंस कहते हैं ना कि बैलेंस लेकर चलते हैं, क्योंकि डार्क चॉकलेट अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो जो भी आप खाएं, चॉकलेट खाएं या जो भी चीज़ आप खाते हैं उसका आप ये देखकर खाएं कि वो बैलेंस डाइट हो, यानी बैलेंस करके खाएं। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं कि दांतों की हिफाजत कैसे की जाए। अच्छा, ये दांतों की जो हिफाजत होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाती है और इसका इलाज जो है अगर सिवियर हो जाए यानी कि बढ़ जाए इसकी तकालीफ तो बहुत महंगा इलाज होता है। और हमारे यहाँ यूजुअली लोग ज़्यादातर तवज्जो सिर्फ इस बात पर दे रहे होते हैं कि आजकल जो मॉडर्न जो डेंटिस्ट्री है या आजकल जो मॉडर्न चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से वो कहते हैं जी हमारे जो टीथ हैं, दांत हैं, वो बिल्कुल वाइट हो जाएं और उसके लिए हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दांतों को सफ़ेद करने के साथ साथ पूरी आपका जो एक ओरल हाइजीन है उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अपनी जो कैविटीज़ हैं उसके बारे में पता करना बड़ा ज़रूरी है और ओवरऑल अपने जो आपकी माउथ की हेल्थ है यानी सेहत है उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाह भाई, जिनसे हम पूछेंगे सबसे पहले कि दांतों को सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है और क्या रूटीन होनी चाहिए, किस तरह से ब्रशिंग करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जिस वजह से आपके मसूड़े जो हैं वो भी मजबूत हों। जी शाह भाई। देखिए, सबसे पहले तो उसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हाँ। अगर आप ब्रश करते हैं तो ब्रश सुबह नाश्ते के बाद करें। हाँ। और रात खाने के बाद करें। ठीक। दिन में 2 बार ब्रश करें। और दूसरा ये है कि ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। सही। और बहुत लोग यूँ रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं ना, ऐसा कभी ना करें, बिल्कुल सॉफ्ट हल्के हाथ से करें आप। हाँ। ये बहुत तेज़ तेज़ रगड़ के आप जोर लगा के ना करें, इससे भी आपके मसूड़े भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा अक्सर दांतों पे गरम ठंडा लगता है और जब गरम ठंडा लगता है तो कुछ भी खाते हैं तो बड़ी अजीब सी हिल जाता है, तकलीफ होती है तकलीफ होती है। हाँ। तो अगर ऐसी सूरत हो रही हो और साथ में बाज़ लोगों को अक्सर दांतों में दर्द भी महसूस होता है तो अमृत धारा आप ले लें। अच्छा। अमृत धारा में 3 चीज़ें होती हैं, सत अजवाइन, सत पुदीना, सत काफूर। ये तीनों क्रिस्टल्स होते हैं। इन तीनों को मिला लेंगे, ये लिक्विड बन जाता है। ये पंसारियों ने शीशियाँ बना के भी रखी हुई होती हैं। तो उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार उसकी कुल्ली करें। सही। जितने भी जम्स होते हैं, जो पायरिया के जरासीम होते हैं, ये उसको भी ख़त्म करती है। साथ में गर्म ठंडा लगता हो वो भी दूर करती है। अगर दांतों में दर्द हो रहा हो तो थोड़ा सा काटन पे लगा के आप दांत में रख लें ये अमृत धारा को, तो उसमें भी दांतों के दर्द में आराम आ जाता है। आराम आ जाता है। आमतौर पे बाज़ लोग कहते हैं माउथ वॉश ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप पानी के अंदर नमक डाल के आप दिन में 2 बार जो है वो कुल्ली करें आप इसकी। सही। जो सबसे ज़्यादा बेहतर है ये। सही। तो ये मुंह की स्मेल को भी दूर कर देती है। और अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है, सही, अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, दांत बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, बाज़ लोग कहते हैं कि दांत निकलवा लें। सही। अगर निकलवाने से पहले ये एक बूटी आती है, सब आप अगर इसे गौर से देखें, जी हाथ लगाएं, जी जी, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। सही। ठीक है ना। ये एक बूटी आती है, इसे कटेली बूटी कहा जाता है। सही। कटेली बूटी। अगर इसको आप गौर से करीब करके अगर दिखाएंगे ना, हाँ। तो ये देखें, आपने कटेली बूटी पकड़ी, कटेली बूटी। इसको यूं तोड़ेंगे तो इसमें से बीज निकलेंगे। अच्छा, ठीक। ये देखें, ये बीज निकल रहे हैं। आप कोयला हो, आग हो, हाँ। कोयले का, उस पर आप डालेंगे तो ये जलना शुरू होगा तो धुआं निकलेगा। अच्छा। आप मुंह खोल लें, दांतों पे जैसे ही धुआं लगेगा इसकी कैविटी आस्ते आस्ते निकलनी शुरू हो जाएगी पानी भर के। सही। तो ये एक टाइम रोजाना करें, 5 दिन कर लें। अच्छा। ठीक है, इंशाल्लाह ये कैविटी को ख़त्म करती है। दूसरी चीज़ ये है कि दांतों को इजी ना लिया करें। बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं, तो बेहतर होगा अपने करीबी डेंटिस्ट से भी राब्ते में रहें। सही। लेकिन ये जो चीज़ मैंने एक चीज़ क्लियर कर लूँ, ये जो चीज़ मैंने कोयले पे डाल के स्मोक वाली बताई है, ये अस्थमा का पेशेंट यानी दमे का मरीज ना करे, बाकी सब कर सकते। अच्छा, बाकी ये जो है वो सब कर सकते हैं। चलिए जी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर और जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। शाह भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दांत, आपको पता है कि वो दांत उनका फिर एक दांत टूट जाता है, फिर दोबारा वो दूसरा दांत निकल आता है। उस टाइम पर क्या केयर करनी चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ? किस तरीके से जो है उनको
ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स उस टाइम पर अगर मिस हैंडल हो जाए तो आपने देखा होगा दांतों की शेप भी आगे पीछे हो रही होती है और प्रॉब्लम होती है कि वो ये भी कंप्लेन कर रहे होते बच्चे, हम लोग भी यही बोल रहे होते थे कि भाई हमारे दांत जो है वो हमने देर से जो है उसको तोड़ा था और फिर वो दूसरा दांत जो है वो उसके ऊपर इस तरह से आया। वो जो केयर टाइम है पूरा, यानी वो जो जिस तरह से देखभाल करनी चाहिए वो जरा बताएं। देखिए इसमें बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाता। हाँ जाहिर है उसको नहीं पता होता। वालिदैन भी समझाएंगे तो वो नहीं। पास बच्चे अंगूठा चूसते हैं, हाँ आपने उसमें भी दांतों की शेप में चेंजिंग आ जाती है। तो और दूसरा ये है कि जब दांत निकलता तो बार बार वहाँ जुबान पे साथ वो टच कर रहे होते हैं उस जगह को और दिल चाह रहा होता है। हाँ, तो इसमें यह है कि वो उसमें दांतों की शेप में चेंजिंग आ जाती है। सही। ये काउंसलिंग की जरूरत है उनको। सही। बाकी ये है कि इसकी कोई नहीं, दवा उस टाइम नहीं पर होती। क्या केयर होती है, किस तरह से जो है वो सफाई का देखिए ख्याल बच्चों रखना की चाहिए? ये है कि काउंसलिंग है। हाँ काउंसलिंग है। माएँ नहीं कर सकती हैं वो। सही, बच्चे ने तो जारी बात है खुद ब्रश का इस्तेमाल करना ब्रश है। का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन अब ब्रशिंग करवाने का काम तो माओं का होता है ना, कि वो माओं का बताएंगी होता कि है। ये टाइम है, आपने इस टाइम पर ब्रश करना है। लेकिन वो और ये तो सारा 2 कुछ टाइम करना आपने है। करना ही है। हाँ सही। वो तो 2 टाइम करना है, लेकिन हल्के हाथ से करना है, जोर जोर से नहीं करना। जोर जोर से नहीं करना। और ये सारे ऑलमोस्ट जितने भी डेंटिस्ट हैं यही सजेस्ट करते हैं कि जब आपने ब्रशिंग करनी है तो उसका तरीका ये है कि आपने जो है वो हल्का ब्रश करना है, यानी बहुत रिगड़ के आपने जो है ब्रशिंग नहीं करनी है। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर सादिया सैफ ने ज्वाइन किया है, जो कि कंसल्टेंट हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, इसके अलावा इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं और अवार्ड विनिंग भी हैं। ठीक है, तो हमारे शो पर ये आई हैं, इनको शो पर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा डॉक्टर सादिया, अभी हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत की, दांतों की हिफाजत के बारे में बात कर रहे हैं। अब जिस तरीके से शाह भाई ने बताया कि जो मदर्स हैं, जो स्पेशली छोटे जो बच्चे होते हैं, मदर्स उनको सिर्फ टाइमिंग्स बता सकती हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकती हैं, उनको ये बता सकती हैं कि देखिए जी आपने प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, अगर आपका कोई दांत हिल रहा है तो आपने उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। मैं चाहूँगी कि आप भी लोगों को ये बताएं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी दांतों की हिफाजत कैसे करनी है, जब उनका नया टूथ आ रहा होता है तो उस टाइम पर उनको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह से सजेशन देनी चाहिए। बेसिकली जो है दांत जिस वक्त मुंह में इरप्ट नहीं भी हुआ तब भी माओ को चाहिए कि मलमल का कपड़ा हाथ में लेके एटलीस्ट उनके गम्स को क्लीन करें, बिकॉज मुंह के अंदर अगर शुगर कंटेंट है तो आपके टूथ बड्स से ही जो है ना मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। एज द चाइल्ड ग्रोज आपको ये ज़रूर देखना है कि आजकल इतना हर बच्चे के हाथ में आप देखते हैं फ़ोन है, टैब्स हैं, यूट्यूब देख रहा होता है, तो कोशिश करें कि इसको ज़रा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे उसको लेके जाएं, उसको वो वीडियोस दिखाएं कि जिसमें वो गेम्स प्ले कर रहा है, जिसमें वो कार्टून जो है वो ब्रश कर रहा है। 2 साल 1.5 साल की उम्र में, 6 महीने की उम्र में जब बच्चा ज़रा सा ग्रिप करने लगता है उसको सिर्फ ब्रश दें, ताकि वो एटलीस्ट कुछ भी नहीं करेगा, वो अपने मुंह के अंदर सिर्फ उसको रोटेट करेगा एंड द टीथ विल बी क्लीन। बिकॉज एक्चुअल जो है ना व्हाट मैटर्स इज ब्रशिंग। पेस्ट है, बगैर पेस्ट है, नमक है, जो एक्चुअल है वो ब्रशिंग है। तो और वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यू हैव टू बी जेंटल, आपने जो है वो सिर्फ प्रेशर लगाना है, फोर्स बिल्कुल नहीं लगानी है, ताकि बच्चों के दांतों में भी रगड़ ना आए। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी गर्म चीज़ खिलाई, चाय बिस्किट भी आजकल बड़ा मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस के अंदर के माएँ जो है ना वो ईजी वे आउट ढूंढने लग गई हैं। गर्म दूध बिस्किट खिला दिया, जो सिरेलैक्स आते हैं वो खिला दिया, और फिर उसके ऊपर बच्चा पानी भी पी रहा है, जूस भी पी रहा है। तो ये जो ठंडा और गर्म का जो एक टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, उसकी वजह से आपका जो इनामल की सरफेस होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल। तो ब्रशिंग शुड बी मैंडेटरी, और आप इसको ऑब्वियसली बच्चा पैदा होते ही नहीं वो सीखेगा, तो पेरेंट्स हैव टू बी द रोल मॉडल कि वो रोज रात को उनके सामने ब्रश करें। वो ग्रेजुअली उस चीज़ को रूटीन में लेकर आएगा जैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सादिया, अभी जिस तरह से मैं शाह भाई से पूछ रही थी कि आजकल जो है ना वो दांतों की सफाई का जो स्टैंडर्ड है, या हर किसी को एक क्रेज़ है कि हमारे दांत जो है बिल्कुल चमकते हुए नजर आए, चाहे उसके लिए वो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आजकल जिस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप देखें सोशल मीडिया पर भी देखें, या वैसे भी आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम लेके कहते हैं कि आपने बस ये 1 टाइम जो है वो इस्तेमाल करना है, और आपने वाइट हो जाएंगे और चिट्टे हो जाएंगे, और पता नहीं जो है ना इससे क्या हो जाएगा, और दुनिया उसके पीछे लगी हुई है कि भाई कहीं से भी ऐसी कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो हम ये प्रोडक्ट खरीद के। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दांतों को क्लीन रखें, बहुत अच्छी बात है कि आपके दांत शाइन कर रहे हों, चमक रहे हों, लेकिन आपको ओवरऑल उसका इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट अगर ऐसी लगा रहे हैं जो लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वो आपके दांतों को शायद वाइट तो कर दे, लेकिन उसका एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है, एक बड़ा इम्पैक्ट भी है। तो ज़रा सा पहले तो ये जो टी वाइटनिंग सारा सिनेरियो है इसके बारे में बताएं कि एक्चुअल में
लोग अपने दांत वाइट यानी चमकदार कैसे बना सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो बहुत सारे चीज़ें कर रहे होते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो जाती हैं? देखिए, कोशिश तो करें। आई ऑलवेज बिलीव इन माई 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेंटिस्ट्री के हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप उस नौबत तक पहुंच ही क्यों रहे हैं कि आपको जो है वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करना पड़े। कोशिश करें अपने जो अल्लाह ताला ने शाकार आपको बनाया है माशाल्लाह, और इतने खूबसूरत दांत और इतना खूबसूरत इंसान बनाया, पहले अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को प्रिजर्व कर लें जितना आप हद तक कर सकते हैं। कोशिश करें रात का ब्रश आप बिल्कुल ना छोड़ें। जो चाय कॉफ़ी, आई एम ऑल्सो अ कॉफ़ी एडिक्ट। ऑब्वियसली जिस तरह के स्ट्रेस लेवल्स हैं, कॉफ़ी के बगैर आप नहीं चल सकते, बट यू हैव टू मेंटेन। सलीका होना चाहिए कि आप अपने दांतों को कैसे मेंटेन करते हैं। ये सलीका अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा लैकिंग है। और मैंने मतलब ये एक पॉइंट है कि जो ओवर द एक्सपीरियंस आपको समझ आता है कि भाई ठंडा गर्म फ़ौरन नहीं होना चाहिए। अगर आपने गर्म चाय पी ली, आप आधा पौना घंटा रुक जाएं, फिर उसके बाद ब्रश करें, बिकॉज उस वक्त आपके एनामल का जो सरफेस होता है वो बहुत रफ होता है, ब्रिटल होता है। आप जैसे वो करते हैं बिल्कुल वो हो जाता है। अब रही बात कि भाई वाइटनिंग करनी है, ये ऐसा ही है कि आपने वंस इन अ वाइल तो करा लिया, बट आई जनरली डोंट रेकमेंड गोइंग फॉर दीज आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स या वाइटनिंग। क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा है, अब कुछ इस तरह से आ गया कि वो पेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दांतों को पेंट करके लड़कियां वाइट पेंट लगा के वो जा रही होती है। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग विद देयर टीथ। मुंह की दांतों की बीमारी जो है ना, और मेरे हिसाब से जो खाने पीने की मोहताजी है ना, ये दुनिया में वर्स्ट मोहताजी है। आप देख रहे हैं और आप खा नहीं पा रहे, आपको ठंडा गर्म लग रहा है। व्हाई टू एक्सपोज योर टीथ टू ऑल दीज स्टफ? यस, अगर आप इफ यू वांट कि भाई कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई सिस्टेमिक कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है जिसमें आप दवाइयाँ ले रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट में आपके दांत काले हो रहे हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ क्योर, बट उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। अब घर में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करके प्लीज ना इस्तेमाल करें, डोंट डू दैट, आई डोंट रेकमेंड। ठीक, तो आप फिर ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपने दांतों की क्लीनिंग करानी है, यानी वाइट कर, क्लीनिंग अलग चीज है और वाइटनिंग अलग चीज है। क्लीनिंग आपने खुद करनी है, उसकी मेंटेनेंस आपने खुद करनी है, और स्केलिंग भी एक अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी है। स्केलिंग के लिए आप जाते हैं, वो भी डॉक्टर सादिया बता देंगी। लेकिन जो ये वाइटनिंग टीथ है डेंटिस्ट्री में, ये कैसे मुमकिन है? इसकी पर्टिकुलर क्या ट्रीटमेंट है? जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल राइट वे में ट्रीटमेंट होती है वो क्या है? देखिए, प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो प्रोफेशनल होता है वो आपको बेटर गाइड करता है कि किस दांत के ऊपर कितना। ऑब्वियसली दिस इज अ केमिकल, ठीक है ना, जो टीथ वाइटनिंग है केमिकल बेस्ड प्रोसीजर। तो केमिकल किस मुंह में किस दांत के ऊपर किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो आपको आपका डॉक्टर या डेंटिस्ट सजेस्ट करेगा। दूसरा, एट होम वाइटनिंग किट्स भी मिलती हैं, एट ऑफिस वाइटनिंग किट्स भी, मतलब एट ऑफिस वाइटनिंग भी होती है जो हम प्रोफेशनली क्लिनिक बुला के पेशेंट को करते हैं। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप फॉर्मुलेशंस पेशेंट को खुद हैंड ओवर कर रहे होते हैं, बट दिस नीड्स सुपरविजन। आपको आपका डेंटिस्ट ही गाइड करेगा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। आपको 20% वाइटनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, 30% की रिक्वायरमेंट है, 35% की रिक्वायरमेंट है या 40% की रिक्वायरमेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली ये कॉमन मिस्टेक जो है वो जनरली लोग करते हैं कि जो एड्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर बस क्लिक किया और आपने लगा लिया, एंड दे एंड अप गेटिंग सेंसिटिव टीथ। और फिर वो ठंडा गर्म, एक दफ़ा आपके दांत के सेल्स हिलजुल हो गए, बस फिर आप कुछ भी कर लें, नफले मान लें, वजीफे खींच लें, फिर आप जो है वो किसी बड़े खर्चे में पड़ते हैं। इन सब चीज़ों के साथ फिर केयर भी करनी पड़ती है, और सुबह शाम दिन रात फिर आपने केयर ही करनी होती है। चलिए जी, शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है दांतों की हिफाजत के हवाले से, और दांतों की हिफाजत कैसे की जाए, आप अपने दांतों को कैसे साफ़ कर सकते हैं, मुंह की बदबू कैसे दूर की जा सकती है, ओरल हाइजीन का ख्याल कैसे रखें। शाह भाई भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सादिया भी हमारे साथ हैं। अच्छा शाह भाई, ये बताएं कि दांतों को चमकदार कैसे बनाया जा सकता है, और जिन लोगों के मुँह में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है वो क्या करें। और तीसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोग चाहते हैं कि उनकी स्माइल जो है वो बड़ी प्यारी हो, जब वो हंसें तो उनके दांत जो हैं वो बड़े प्यारे लगें, ग्लो करें, तो उसका क्या तरीका है, उसकी क्या रेमेडी है? अब ये सारी ख्वाहिशें आपने पूरी करनी है ना, और मेरे प्रोग्राम में लोगों को बताना है, और लोगों के दांतों को आज चमकदार आपने बताना है कि कैसे बनेंगे, ये भी बताना है। देखिए, एक ये भी है, दूसरा ये कि मुँह से स्मेल महसूस हो, ये पायरिया की वजह से भी होता है, मसूड़ों की सूजन की वजह से भी होता है, और साथ में मैदे की वजह से भी होता है। सही। और एक चीज़ याद रखिए, दांत खराब होने की एक वजह ये होता है साइनसाइटिस एलर्जी। अच्छा। बलगम गिरता है गले में, ये दांत भी खराब करता है और आंखें भी कमज़ोर करता है। सही। दोनों काम करता है ये। तो इसलिए अगर आपको साइनसाइटिस एलर्जी है तो एक पत्ते मिलेंगे आपको, बनफशिया के पत्ते, उसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, एक टाइम रोज़ाना रात को पिए। ये जो रेशा गिरता है आपको, ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा।
तो ये भी आपके दांतों के लिए भी बेहतर होगा और सर दर्द को भी ख़त्म कर देगी। सही। तीसरी चीज़ ये है कि मुंह से जो स्मेल आ रही है, हाँ। जो मैंने स्टार्ट में एक नुस्खा बताया कि अमृत धारा वाला, अमृत धारा, सही। सत पुदीना, सत अजवाइन, सत काफूर, इन तीनों को मिला लें, ये लिक्विड बन जाता है खुद ही। इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। ये मसूड़ों की सूजन भी ख़त्म करता है, पायरिया के असरात भी ख़त्म करता है और दांतों जैसे सेंसिटिव हो जाती हैं, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर और मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी इससे। सही। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ ये है कि आप टूथ ब्रश करते हैं, आप टूथ ब्रश करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक पाउडर बनाना सिखा रहा हूँ, टूथ पाउडर। सही। आप उसके साथ अपना टूथपेस्ट जो है वो लगा के फिर आप ब्रश करें, आप देखें बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। दांत साफ भी होंगे, चमकदार भी होंगे और उसके निशान भी खत्म। जी, ऐसा टूथ पाउडर शाह भाई हमें बनाना देखें, सिखा रहे हैं। जी। लौंग हर घर में मौजूद है। ठीक। ये साबुत लौंग है, ये इसका पाउडर है। ओके। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक। ये लाहौरी नमक है और ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक। ये समंदरी झाग है। ठीक। और ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये माजू फल है। ओके। इसे माजू भी कहते हैं। और ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक। इन तीनों को मिला लें। जी जी। और ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों मिला के 200 ग्राम हो जाएगा आपका। 2 महीने से ज़्यादा चल जाएगा, 3 महीने चल जाएगा। ओके। आपने टूथपेस्ट लेना है और ब्रश पे लगा के थोड़ा सा इस पाउडर के साथ लगा के फिर आप इसको आप ब्रश करें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क होता है, इससे फ़र्क होगा। आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। सही। एक आदत बना लीजिएगा, घर के तमाम लोग कर सकते हैं। ये कोई दवा नहीं है, सही। कोई ग़िज़ा भी नहीं है, पाउडर फॉर्म में ये चीज़ें हैं। टूथ पाउडर आपने ये बना टूथ पाउडर बन जाएगा। सही, ठीक है। समझो सेम लाइक मंजन, अच्छा, ओके, उस सही। टाइप का हो जाएगा। सही। लेकिन एक मरतबा फिर मैं यही तो जुमला ब्रश कहूँगा, के साथ ही आपने जी इसको हाँ, एक मरतबा फिर मैं यही जुमला कहूँगा कि आप जोर जोर से ब्रश ना करें, हल्के हाथ से। हाँ, बिल्कुल उसको जेंटली जो है वो अप्लाई करें और जेंटली जो है वो ब्रशिंग आप देखिएगा दांतों की सफाई के लिए भी बेहतर है, मुंह की स्मेल को भी ख़त्म करेगी और साथ में दांतों की हिफाजत भी करेगी। दांतों की हिफाजत भी करेगी। चलिए जी, ऐसा टूथ पाउडर हमने आपको आज बताया है शाह भाई ने कि जिसकी वजह से आपके दांत चमकदार और वाकई जिसको आप कहते हैं ना कि वाइटनिंग टीथ, स्पार्कलिंग टीथ, वो हो जाएंगे आपके टीथ। अच्छा जी, अब डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सादिया, कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती है लोगों की जो आपके पास आते हैं कि जी हमें दांतों में ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, या हमें कैविटीज़ हैं, क्या कॉमन कंप्लेंट्स होती है? बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेन जो कि मैं रोज़ाना के बेसिस पे देखती हूँ ना, वो ये है कि लोग जब रात का ब्रश नहीं करते, हाँ, तो मसूड़े, ये जो मतलब आम अल्फाज में जिसको पायरिया कहते हैं, जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस की सिचुएशन होती है। जैसे स्किन की लेयर्स होती हैं, ऐसे मसूड़ों की भी लेयर्स होती हैं। और कोई भी पेशेंट, मैंने तो पास्ट मेरे ख्याल में 2 या 4 सालों में नहीं देखा कि जिनका इन्फेक्शन जो है मसूड़ों का वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर तक महदूद हो। मोस्टली 99% वो जो है वो डीपर लेवल्स में चला गया होता है। लोग रात का ब्रश करते नहीं है। हमारी बॉडी रात को जो है वो किसी खेल कूद में के मूड में नहीं होती। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डबल द टाइम या ट्रिपल द टाइम, मे बी 100 फोल्ड्स वो मल्टीप्लाई करते हैं, मसूड़े के अंदर जाके छुप जाते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े जो हैं वो आपके लाल हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। मुंह के फाउल स्मेल का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। फिर जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, पीपल जनरली डोंट नो द टेक्निक ऑफ ब्रशिंग। आपने जो है सिर्फ फोर्स अप्लाई नहीं करनी है, जस्ट हैव टू बी जेंटल। प्रेशर देके आपने अप एंड डाउन एंड राउंड ब्रश करना है अपने दांतों को। बेसिकली दांत को आपने ब्रश नहीं करना है, मसूड़ों को टेक्निकली ब्रश करना है। हम लोग, मैं भी अगर शायद मे बी डेंटिस्ट ना होती तो हम सबको यही सिखाया जाता है बस दांत ब्रश कर लो। दांत के पास तो सलाइवा है, हाँ, जिसकी वजह से वो वॉश हो रहा है, आपने सिर्फ स्टेन रिमूव करना है या सॉफ्ट प्लाक जो चिपक गया है वो रिमूव। एक्चुअल गेम तो मसूड़ा है। और आपने जो है वो प्रोफेशनल क्लीनिंग भी लेनी है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, बिकॉज मसूड़े के अंदर जाके आप नहीं कर सकते। फ्लॉसिंग हम नहीं करते, फ्लॉसिंग, विटामिन डी लेवल्स हमारे ठीक नहीं है। सुबह हम जल्दी नहीं उठते, मतलब बहुत मसले हैं। रात को खा के जो है वो समझते हैं कि मुंह जो है वो फ्रिज है जिसके अंदर खाना बड़ा सिक्योर रहेगा, कभी दिल चाहे तो निकाल के खा लें। बट मुंह का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा ही है जैसे कराची के गर्मी के अंदर आपने खाना रख दिया है तो कीड़े आएंगे, जाहिर है। और एग्जैक्टली वो जो बैक्टीरिया है वो उसी के ऊपर कल्टिवेट करता है, उसी के ऊपर अपना उसकी ऑक्सीजन के बगैर बेसिकली मसूड़े के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो ग्रो करते हैं। अब हम फ्यूल तो दे नहीं रहे, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को कि सारे काम भी वो कर ले और फिर मुंह के काम भी वही कर ले। सही है ना?
तो अल्टीमेटली होता यह है कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट होता है, ऐसे बैक्टीरिया का भी एक वेस्ट है, वो एसिडिक है। आपका मुंह एसिडिक हो जाता है, फिर उस पर हम स्मोक भी करते हैं, हम पान, छालिया, तंबाकू, चाय, सब कुछ चल रहा है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को कि अब बाकी का काम तुम कर लोगी और तुम ही हील करोगी इसको। तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत कॉमन कंप्लेन है, और 90% इसका हल भी सिर्फ रात का ब्रशिंग है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप रात का ब्रश करें या सुबह का ब्रश करें, तो सुबह तो आप कुल्ली कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। रात को 7-8 बजे के बाद जो है ना, बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होती और बेचारी आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये जो कॉकरोच का इन्फ्लक्स होता है ना, किचन में कॉकरोच रात को ही आते हैं ना। Exactly. आप चाहे कितना ही अच्छा साफ कर लें और वो फिर रात को बाहर आते हैं और फिर बाहर आके फ्यूमिगेट योर माउथ। आपने बैक्टीरियल कंटामिनेशन को ख़त्म करना है, आपने प्लाग नहीं होने देना है, बिकॉज इसका सिर्फ असर मुंह तक नहीं रहता, इसका असर हार्ट के पे भी होता है, दिमाग पे भी होता है, आपके ब्लड के अंदर भी जाता है, आपको सेप्सिस होता है। मतलब फिर वो एक विस्कस सर्कल है जिसमें आप फंस जाते हैं। और ये जो आपने सेप्सिस का जिक्र किया ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ एक बहुत कॉमन है और बहुत कॉमन कंप्लेन भी है, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे मुश्किलात भी होती है। और ये वही प्रॉब्लम होती है जब आप भी अपना ब्लड टेस्ट करवाते तो आप देखें कि उसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा इसी होता तरह है। जो सांचे बने हुए, बिकॉज़ ऑफ दैट योर ओरल हाइजीन, सांचे बने हुए दांत रखे हुए, टूटे हुए दांत हैं, उसको ट्रीट नहीं करा रहे हैं, लेकिन उसको एक सॉकेट या एक बाउल बना दिया है जिसके अंदर बैक्टीरिया आएगा, वहाँ रहेगा। भाई, और साइनोसाइटिस का एक बहुत बड़ा रीजन भी दांत, अपर वाले दांतों के इन्फेक्शन होते हैं, जो जनरली लोगों को पता ही नहीं चलते। बहुत अरसे तक वो समझते हैं अच्छा दर्द हो रहा है, सर में दर्द रहता है, जॉ में पेन है। बहुत बड़ा रीजन जो है वो दांत है। तो आपने अपने डेंटिस्ट को एक एटलीस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में एक दफा एक रेगुलर चेकअप के लिए जरूर हमारे यहाँ ना डॉक्टर सादिया एक ये आम परसेप्शन बना रही है लोगों ने कि डेंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो बस उन्होंने हमें यही मशवरा देना है कि हाँ कि भाई अपना दांत निकलवा दें। मतलब एवरी सेकंड पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई कोई कभी भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे नहीं, वो तो कहेंगे कि आपने दांत ही निकलवाना है, और वो तो बहुत एक्सपेंसिव जो है वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन होती है, मगर लोगों को ये नहीं पता कि कम से कम आप जाएंगे डेंटिस्ट के पास, चेक कराएंगे, लेकिन मेक श्योर ये सिलेक्शन भी आपकी होनी चाहिए कि आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं। आजकल ये होता है डॉक्टर सादिया के डेंटिस्ट भी लोगों के अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट कर देते हैं। अगर वो कहेंगे नहीं हमें नहीं निकलवाना, तो वो उनको उसके सर्कमस्टांसेस नहीं बताएंगे, उसको नहीं बताएंगे कि भाई इसका इतना बैड इम्पैक्ट होगा। वो कहेंगे ओके फाइन, आप ये टेक दीज एंटीबायोटिक और आप ये चलाते रहें, और जब तक आपसे चल रहा है आप चलाते जाएं, फिर वनडे बस जब खुदा ना खास्ता चिड़िया चुग गई खेत तब तो फिर आप कम टू अस एंड फिर हम ट्रीट करेंगे। जी जी, हम खाते हैं, कुछ चबाते हैं। जी जी, अब दांत साफ नहीं किए वहाँ बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, जब वो हम चबाते हैं तो वो बैक्टीरियाज उसके साथ लग जाते हैं, वो हमारे पेट में चला जाता है, वो जाके आगे चल के खतरनाक सूरत इख्तियार करता है, जो कि सीए की सूरत में भी आ सकता है। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि घबराहट, बेचैनी, एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जो छोटी आंत बड़ी आंत में अल्सर का सबब बनता है। तो ये सारी चीजें होती हैं एक दांत से। दरवाजा है ना, मुंह आपका दरवाजा है। अब आप अपना दरवाजा ही क्लीन नहीं कर रहे तो घर के अंदर जो भी चल रहा है वो तो जाहिर सी बात है, फिर वो तो आपको ये देखना होगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती है, और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे तो उसकी एक वजह उसमें ये भी होती है कि आप अपनी जो ओरल हाइजीन है, जो माउथ यानी मुंह की सफाई है, उसका ख्याल नहीं रखते। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है, शाहबा भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे जो पायरिया है क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है, और मज़ीद दांतों की जो बीमारी है अगर वो सीवियर हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमारे साथ डॉक्टर सादिया मौजूद है, शाहबाई मौजूद है, और हम बात कर रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से अपने जो दांत हैं, जो मुंह है, उसकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और सेहत को बेहतर बनाना नहीं है बल्कि सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि इस पे आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कल्चर है स्पेशली पाकिस्तान में, जब भी अकल दाढ़ किसी की निकल रही होती है तो उसको मतलब जैसे उसने कहना है ना कि मुझे जो है पेन हो रहा है या मेरी अकल दाढ़ निकल रही है, तो एक आवाज़ आती है भाई ये दाढ़ जाके पहली फुर्सत में आपने निकलवा देनी है। ठीक है, तो अब वो जो विजडम टूथ है वो बहुत सारे लोगों के लिए उतना पेनफुल या उतना दर्द-ए-सर नहीं होता कि वो उसको जाके निकलवा दें, लेकिन आप देखें कि अगर किसी को उतना हार्मफुल नहीं भी है, उतनी पेन नहीं भी है, वो थोड़े थोड़े टाइम में पेन होती है, लेकिन अगर वो होती भी है ना तो लोग जाके पहली फुर्सत में उसको निकलवा देते हैं। अब ये बताएं कि क्या सारी जितनी भी ये विजडम टूथ होते हैं वो निकलवा देने चाहिए, दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ सिचुएशंस में तो विजडम टूथ बेचारा कुछ कर भी नहीं रहा होता, उसने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया होता, वो आपका एक्सरे करवाएगा और बोलेगा बस तुम आ जाओ, बस आज तुमने ओटी में चलना है और तुम्हारी विजन
देखिए अकल दाढ़ों की भी ना पोजीशंस होती हैं, ठीक है, सही। अगर के तो वो सीधी निकल रही है मुंह के अंदर और ऊपर वाले दांत के साथ भी इन ऑक्लूजन है, इन साइमुलेशन है, तो वो आपके चबाने में बेहतरी के लिए काम कर रही है, उसको नहीं निकलवाना है, नहीं निकलवाना। लाइकवाइज अगर के कोई विजडम टूथ 100% इम्पैक्टेड है, हाँ, अंदर है, दफन है आपकी हड्डी के अंदर, आगे वाले दांत को हिट नहीं कर रही, बट वो वहां प्रेजेंट है बिकॉज दैट्स एन एवोल्यूटेड टूथ, आपको तंग नहीं कर रहा, डोंट गो फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन उस वक्त ही सिर्फ जरूरी है जब वो पार्शली इरप्टेड है, आपके आगे वाले दांत को हिट कर रही है, उसकी वजह से डैमेज होने का कोई खतरा है, या वो केरियस हो गई है, खुदा ना खास्ता उसमें कीड़ा लग गया है, उसकी वजह से आपका जॉ लॉक हो गया है, तो आप जाएं और उसको निकलवाएं। और ये सिर्फ अकल दाढ़ के लिए महदूद नहीं है, ये किसी भी दांत के लिए महदूद है, किसी भी दांत के लिए महदूद है कि जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप नहीं निकलवाएं और इसमें जबरदस्ती नहीं करें। और ये जो बहुत सारी खवातीन जॉ लाइन के लिए कॉन्शियस हो रही होती है ना कि हमारी जॉ लाइन होनी चाहिए, अक्सर मुझे भी पूछती भाई आपकी जॉ लाइन बड़ी जबरदस्त है, ये क्या? भाई आप अगर नेचुरली अगर आपने अपना विजडम टूथ या अकल दाढ़ें या पीछे वाली दाढ़ें नहीं निकलवाई हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने आपको जॉ लाइन बना के ही आपकी दी हुई है। तो वो लोग जो बिल्कुल अपनी दाढ़ें वाड़ें सब निकलवा देते, ज़रा सा भी पेन बर्दाश्त नहीं करते, वाकई फिर उनकी जॉ लाइन मेंटेन नहीं हो पाती। तो जो चीज़ें नेचुरली होती है ना, उन चीज़ों को नेचुरली थोड़ा सा आप रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं, वो बहुत सारी ख़वातीन दीगर ख़वातीन की बातों में आके भी ना ये करती हैं कि वो फ़ौरन से भाई ये तो फ़ौरन निकलवा देनी चाहिए, इसका पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अच्छा ये फ़ौरन निकलवा देनी चाहिए, और फिर उसके बाद हज़ारों लाखों रुपए जॉ लाइन पे बनवाने के लिए ना वो ज़ाया करने चाहिए। लेकिन अगर वो सिवियरिटी की तरफ है तो आप निकलवा दें, अगर उसमें आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि नहीं भाई ये तो निकलेगी तो आप निकलवा दें, लेकिन बिला वजह अगर कोई चीज़ हार्मफुल नहीं है तो उसके पीछे नहीं पड़े। शाह भाई इसका क्या होता है रेमेडी कि अगर किसी की अकल दाढ़ निकल रही है, उसको बहुत पेन है, उसको रिलीफ में रहना है, तो क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैंने कहा कि नमक और पानी का जो है वो कुल्लियाँ करें, ठीक है। दूसरा ये है कि कभी कभी ये तकलीफ बढ़ जाती है, इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर लेती है, बुखार होने शुरू हो जाता है, तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें सही एक बार, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि खुद से कोई आप टोटका करें, कुछ करें। अब जो अकड़ दाढ़ है वो सारी बातें खाल के अंदर से निकल रही है, तो उसको आप घर से कैसे ठीक कर सकते? सही, तो बेहतर होगा कि आप अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें। बेहतर होगा कि करीबी डॉक्टर को और एक चीज़ और आपने बताया कि पायरिया को ख़त्म करने के लिए एक सुहागा मिलेगा आपको, वो भी चौकिया के नाम से मिलेगा, चौकिया सुहागा। अच्छा, एक आम सुहागा होता है जो सुनार वगैरह भी होता है, वो तेजाबी होता है। एक चौकिया सुहागा होता है, हर पंसार स्टोर पे मिल जाता है वो। उसे तवे पे थोड़ा सा खील कर लें, खील करने के बाद आप इसको जो है आप किसी भी टूथपेस्ट में मिला के, किसी भी टूथपेस्ट में, जैसे आपका टूथपेस्ट का वजन है 50 ग्राम जी, तो उसमें 20 ग्राम चौकिया सुहागा पीस के मिला लें। सही, मिलाने के बाद फिर आप इससे आप मंजन करें। आप देखिएगा इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये जो पायरिया के असरात हैं ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा, मसूड़ों की सूजन हो जाती है बहुत सारे लोगों को, बात है पायरिया में यही होता है। नहीं वैसे ओवरऑल भी उनको शिकायत होती है कि हमने गोश्त खाया तो मसूड़े हमारे सूज गए, या उनके गम्स में प्रॉब्लम रहती है, तो उसका बताएं क्या उसके लिए फौरी जो आपने स्टार्ट में एक सवाल किया था कि मैंने कहा था कि मसूड़ों में सूजन भी हो जाती है, मुंह से स्मेल भी महसूस होती है, तो मैंने बताया था 7 पुदीना, 7 अजवाइन, 7 काफूर, वही सेम ये ऑलराउंडर नुस्खा है ये। अच्छा। इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के, इसे अमृत धारा कहा जाता है, 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें, यही सेम अप्लाई होगा बिल्कुल। और जैसे माउथ वॉश के तौर पे पानी और नमक, इसकी आप कुल्लियाँ करें, आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो। सही। माउथ वॉश कौन सा यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब कि मैं भी कोई आई एम नॉट अ फॉन्ट रेकमेंडर ऑफ माउथ वॉशेस जो कमर्शियली मिलते हैं, कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ आपके टेस्ट बड्स जला देते हैं। ब्लू कलर का जो माउथ वॉश कॉमनली यूज होता है, जो लोग ओवर द काउंटर ले लेते हैं, जी जी, वो भी आपके दांतों को फिर अल्टीमेटली स्टेन कर देता है। तो जो बेस्ट माउथ वॉश है ना आपके लिए, वो नमक गर्म पानी है। अगर के तो आप हाइपरटेंसिव नहीं है, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं देन नमक आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप गर्म पानी की कुल्ली करेंगे, उससे आपके बिकॉज एक तो नमक ना आपका ये नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है, सही, ठीक है। और दूसरा, अगर आप हाइपरटेंसिव है, आप नमक नहीं लेते, तब भी गर्म पानी जो है वो आपके मसूड़ों को स्टिमुलेट करता है कि बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करे और बॉडी रिएक्ट करे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पहले तो स्ट्रांग होना चाहिए। मसूड़ों को हेल्दी करने के लिए आप विटामिन सी, फल माशाल्लाह सर्दियों में अभी ऑरेंजेस आए हुए हैं, कोशिश करें नेचुरल हीलिंग पे जाएं, हर चीज के लिए दवा ना लेनी पड़े। और आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही इतना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग हो कि वो फाइट करे ना, मतलब हर चीज के लिए हम आर्टिफिशियल चीज की तरफ जा ही क्यों रहे हैं। कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिसमें आपके बच्चों के मसूड़े आगे पीछे हो रहे होते हैं, दाढ़ें खराब हो रही होती हैं, दांत पिचके हुए होते हैं, दैट सिचुएशंस नीड्स टू बी ट्रीटेड। और वो भी अगर आप अर्ली स्टेज में कर देते हैं विद ग्रोथ मॉडिफायर्स या इस तरह की चीज़ें, तो वो बेटर रहती हैं। बट ऐसे ना करें कि दांत के ऊपर कैविटी लगी हुई, आप देख भी रहे हैं कि काला हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट लेवल के ऊपर अगर कैविटी भी हो रही है दांत के अंदर, तो आपको पेन नहीं होगा। आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, उसको फिल करा लेना है ताकि पेन ना हो। एक दफा पेन की सिचुएशन हो गई, नसों तक कीड़ा पहुंच गया, फिर तो चिड़िया चुग गई खेत। फिर आपका जेब भी खाली होगा, आपको परेशानी भी होगी, आप उस वक्त तक उस टाइम तक पहुंचते ही क्यों हैं। और फिर वो पेन रिलीफ जो टैबलेट्स होती हैं वो आपको बार-बार, हाँ, वो भी आपको फिर बार-बार रिपीट करना पड़ती हैं और फिर वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा अक्सर लोगों के दांत ऊपर से साइडों से टूट रहे हैं, कैल्शियम की कमी भी होती है, और बाज़ों का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं दांत, बाज़ों का दांतों के पीछे जो आपके जम्स लगे हुए होते हैं, जो खाना पीना होता है, कुछ भी होता है, वो भी एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो कि गलत है। आप जब उसे वो टूटता है तो उसे फेंक दिया करें। बाज़ औक़ात आप खाने के दौरान आप खा जाते हैं, वो उसकी वजह ये होती है कि वो फिर यूरिन में यूटीआई की सूरत इख्तियार कर लेता है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार यूरिन आना, यूरिन में बर्निंग होना, ये सिचुएशन भी होती है। तो अपने दांतों की हिफाजत किया करें। अगर दांत आपके टूट रहे हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े टूट रहे हैं, हाँ, वो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसे टुकड़े टुकड़े से टूट रहे हैं, तो सिंघाड़ा ये भी आपको रोडों पे भी मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा। सिंघाड़ा लेके उसे पाउडर बना लें, ये फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। सही, तो शुगर के पेशेंट ये सब ले सकते हैं, फीका होता है ये। सही, ठीक। एक चाय वाली चम्मच मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें या दूध पी लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है ये वो भी पूरी करेगा, और साथ में ये दांतों के लिए भी बहुत बेहतर है, जो टूट रहे होते हैं दांत, सही, ये उनके लिए अच्छा है। चलिए डॉक्टर सादिया, क्योंकि हमारे शो का जो टाइम है वो एंड अप होने लगा, तो मैं चाहूँगी आप कंक्लूजन बता दें लोगों को कि उनको किस तरीके से अपने दांत साफ रखने चाहिए। मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ करें, प्रेशर के साथ फोर्स ना लगाएं, रगड़ें नहीं दांतों को, प्रेशर लगाएं ब्रश का, और अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड मूवमेंट के अंदर ब्रश करें। अपने विटामिन डी लेवल्स ज़रूर चेक कराएं, अगर के तो आपके विटामिन डी लेवल्स कम है तो इसका मतलब आपका चाहे कितना ही खूबसूरत दांत होगा, अगर पिलर मजबूत नहीं है ना, आपकी हड्डी मजबूत नहीं है, तो इट विल फॉल। तो कोशिश करें अपने विटामिन डी, कैल्शियम्स को मेंटेन करें, जैसे शाह साहब ने बताया। कोशिश करें ऑर्गेनिक रहें, जितना नेचुरल हो सकता है उतना करें, और ये बिला वजह के अपने दांतों को कटवा के कवर्स लगाना, वाइटनिंग एजेंट्स यूज़ करना, ये सारी चीज़ें खुदारा ना करें, क्योंकि हर चीज़ जो आर्टिफिशियल है उसकी एक सर्टन लाइफ है। 5 साल 7 साल चलेगी और उसके बाद आप रोते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करें हड्डियों को मेंटेन करें। सवा बेटा एक चीज़ लास्ट चलते चलते 30 सेकंड का है कि अक्सर लोगों को एक्नी हो जाती है ना, अब दाना निकल आया, ये एक माजू फल है। अच्छा, ठीक है, इसे आप किसी पत्थर पे ऐसे रगड़ेंगे ना, तो इसका पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनेगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है, यार के गुलाब मिलाया है, वो पेस्ट सा बन गया। आप अपने दाने पे लगा दें, रात को सुबह उठेंगे वो दाना गायब होगा। चलिए जी, ये तो इंस्टेंट रेमेडी बताइए एक्नी की, कि ऐसे एक्नी जो है वो खत्म हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाह भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया हमारे शो पर आई। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया। आज का शो कैसा लगा ज़रूर फिर फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।